हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का आखिरी टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये टॉपिक वैसे तो हमारा बीच वाला टॉपिक है गॉस थ्योरम से पहले का, लेकिन हमसे जो है ये मिस हो गया, तो मैंने कहा इसको चैप्टर के एंड में कर देते हैं। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से जो सीबीएसई बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा गया है, बाकी अदर बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए तो कई बार पूछा गया है और हर बोर्ड में पूछा जाता है, तो अपन इसको बहुत बढ़िया से करेंगे। जितने एस्पेक्ट इसमें बनते हैं वो सभी इसको समझेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक ये जो 11 चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं, अगर आप इन सभी को एक्सेस करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी लेक्चर्स की लाइन से लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको चेक करें। अगर आपको लिंक ढूंढने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास 12 फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें हम एकदम रीसेंट और लेटेस्ट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो सभी वीडियोस आपको वहां पर लाइन से मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा जरूरी बात कि अगर आप मेरे साथ यूट्यूब के अलावा कनेक्ट होना चाहते हैं, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, इसके साथ साथ हर सेशन का पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट जो कुछ भी स्टफ होगा मेरे द्वारा वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको करना है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे अभिषेक साहू सर फिजिक्स, तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अच्छा, आपको यहां पर ये समझना है कि जो मैंने लिंक है इस चैनल की वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बट कई बार ये जो लिंक है ये फंक्शन नहीं करती है, तो आप डायरेक्ट इसको सर्च करके कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर सेट कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक सारी पहुंचनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो ऐसा है कि मैं इस चैनल पर सब कुछ मतलब सब कुछ अपलोड करने वाला हूं। 12th का एक सिंगल टॉपिक जो नहीं छूटेगा, जो जेई के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर योर बोर्ड्स, तो भाई हम सब कुछ यहां पे कवर करेंगे। एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को खत्म करेंगे। हाँ, तो इसके जस्ट बाद हम एनसीईआरटी अपलोड करेंगे और बहुत जल्दी टाइम के अंदर सिलेबस खत्म करेंगे। तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप बेल आइकन को जरूर सेट कर दो। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और सब कुछ आपको बिना टाइम वेस्ट करे ही प्रोवाइड कराएंगे हम। नाउ तो स्टार्ट कर देते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसमें जो भी केसेस बनते हैं सबको समझते हैं। तो देखो, पहला सवाल हमारा ये बनता है कि टॉर्क का मतलब क्या होता है। तो आप में से ज्यादातर बच्चे समझते होंगे कि टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क मींस रोटेटिंग फोर्स। टॉर्क का मतलब क्या है? रोटेटिंग फोर्स, मतलब घुमाने वाला फोर्स। टॉर्क मींस कैसा? रोटेटिंग फोर्स। जो फोर्स किसी चीज को घुमा दे अपनी एक्सिस के अबाउट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टॉर्क। है गई, तो फोर्स का ही दूसरा नाम है। चलिए, तो मान के चलो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस समझेंगे। तो ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखा हुआ है। लेट्स से ये एंगल, मैंने ये डायपोल बना देता हूं, ये डायपोल हो गया और ये रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर? ये प्लस क्यू चार्ज है। अब आप ये देखो कि डायपोल किससे बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस पे फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज को रिपेल करती है, या कहूं खुद की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अगर हम यहां पर फोर्सेस की डायरेक्शन देखें तो ये वाले प्लस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, और माइनस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक, मैं थोड़ा इस एरो को सीधा बना देता हूं। तो प्लस चार्ज से फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और माइनस से फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। अगर हम बात करें कि फोर्स कितना कितना लगेगा, तो देखो ये चार्ज है, तो भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई। यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और ये F इज इक्वल टू क्यू ई। माइनस साइन तो सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर को बताएगा, हमने सिर्फ फोर्स की वैल्यू को यहां पर रख दिया है। चलिए, तो आप ये समझेंगे कि जब किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं तब क्या होगा। तो देखो, ये वाले प्लस चार्ज पे ऐसे फोर्स लगेगा और माइनस पे ऐसे, तो ये जो डायपोल है ऐसे घूमने लगेगा ना, ये ऐसे घूमेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो जब ये ऐसे घूमने लगेगा देन वी विल से कि भाई इस डायपोल पे टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क।
तो टॉर्क बेसिकली क्या है? टॉर्क बेसिकली घुमाने वाला फोर्स है जो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये डायपोल पर हमेशा टॉर्क लगता है? आंसर इज नहीं, हमेशा नहीं लगता। अगर कोई डायपोल, अच्छा इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये डायपोल कब तक घूमेगा। ये देखो, ये कब तक घूमेगा? ये जब तक घूमेगा जब तक ये डायपोल कुछ ऐसा ना हो जाए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल रखा है -q और ये +q। जरा सोचना कि अगर इस तरह से कोई डायपोल में जो है डायपोल रखा हुआ है तो प्लस पे तो इस साइड फोर्स लगा और माइनस पे इस साइड, तो बताइए क्या ये डायपोल अब घूमेगा? आंसर नहीं घूमेगा। क्यों? ये इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है। घुमाने के लिए क्या है? इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए। हाँ, एक फोर्स थोड़ा ऊपर लगे, एक फोर्स थोड़ा नीचे लगे। तो डायपोल कब तक घूमेगा? जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना आ जाए। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल आ जाएगा ये डायपोल घूमना बंद कर देगा। अच्छा, यहां पर आपको समझना है कि अगर मैं आपसे भी कहता हूं कि डायपोल कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वहां पर एंगल थीटा भी मेंशन करना पड़ेगा। तो वो जो एंगल थीटा है वो किस किस के बीच में होता है? क्या डायपोल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में या कुछ और? आंसर है कुछ और। देखो, हमेशा याद रखिए कि कभी भी हम डायपोल की बात करें तो वहां पर जो एंगल थीटा है ये डायपोल मोमेंट p वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का होता है। किस किस के बीच का? डायपोल मोमेंट p वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का। याद रखिए, डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है ये हम जानते हैं कि भाई ये कितनी होती है? p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2l वेक्टर। अगर हम वेक्टर के अलावा बात करें स्केलर फॉर्म में तो हम इसको लिख देते हैं p इज इक्वल टू q इंटू 2l या फिर 2ql। क्लियर है? नाउ तो एंगल और इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? ये डायरेक्शन होती है फ्रॉम -2 माइनस चार्ज टू +q चार्ज। तो यहां पर अगर मैं एरो लगाना चाहूं तो इस तरह से लगा दूंगा और डायरेक्शन को दिखाना चाहूं तो ये एरो से दिख जाएगी। ये क्या हो गई भाई? ये डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? तो देखिए जरा, ये जो डायपोल की जो लेंथ होती है, डायपोल एक्सिस की जो लेंथ है वो होती है 2l। ठीक, यहां पर मैंने एंगल थीटा मेंशन कर दिया है। अभी आप ये देखिए कि एक्चुअल में हमें निकालना क्या है कि इस डायपोल पर कितना टॉर्क लगेगा। तो देखिए, मैं यहां पर एक भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा, सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपको बस चीजों को आसानी से समझ लेना है। देखिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस। आइदर फोर्स मतलब दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लेंगे, वैल्यू, इनटू दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं सिंपल यहां पे लिख लेता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, चलिए, तो अगर मैं यहां पर देखूं कि टॉर्क हम कैसे लिखेंगे तो देखना जरा। टॉर्क को मैंने लिखा टाउ, ये टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस, तो टाउ इज इक्वल टू दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स देख लो, तो ये हो गया QE, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है ना, तो ये हो गया QE। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है भाई? तो देखो, एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये है QE और एक फोर्स ये है। तो इन दोनों फोर्सेस पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसको हम बोलेंगे, तो देखो उसको बोलेंगे परपेंड। तो हमने क्या किया, यहां पर एक लाइन ड्रॉप इसको पीछे की और एक लाइन ये ऊपर से नीचे आई, तो ये जो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए जरा, तो मैं इसको नाम लिखूंगा A, ये B और ये C। तो ये वाला फोर्स ऐसे, ये वाला फोर्स ऐसे और ये लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर। क्लियर? तो अभी आप देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल में भी देखूं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको इस तरह से डायग्राम में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस लिखना नहीं है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको यहां पर दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखा हुआ है। क्लियर है ना? नाउ अभी देखिए, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस वगैरह सारी चीजें हो गई। चलिए, तो मैं यहां पर जो है ये देखूंगा कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू, तो फ्रॉम फिगर ये जो आप ऊपर फिगर देख रहे हैं, आप इसमें देखें कि भाई हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है, जबकि मुझे साइन थीटा हाइपोटेन्यूस पता है ऑलरेडी 2l। हाँ, तो यहां पर लग जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब यहां पे देखो BC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ये देखो 2l है। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC की वैल्यू हो जाएगी 2l इंटू साइन थीटा, और ये 2l क्या है?
परपेंडिकुलर। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC, तो QE इंटू BC। फर्दर आप देखेंगे इसमें कि BC के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूं, तो BC के प्लेस पर मैं निकाल दिया है Q इंटू E इंटू 2L साइन थीटा। आगे आप ये देखेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, देखो ये Q इंटू 2L को मैंने एक साइड कर दिया और E साइन थीटा मैंने एक साइड कर दिया। तो आप यहां पर पाएंगे कि Q इंटू 2L क्या होता है, देखो जरा ऊपर क्या लिखा हुआ है, Q इंटू 2L क्या होता है P। E साइन थीटा को मैंने एज इट इज E साइन थीटा लिख दिया। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। दैट मीन्स कोई डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर जो टॉर्क लगने वाला है उस पर इतना लगेगा। याद रखिए, इसके बाद ये डेरिवेशन तो हो गया आपका यहां पर कंप्लीट, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो कि हमसे पूछा जाता है। क्या, सबसे पहले इसका वेक्टर फॉर्म, तो हम इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं ये जान लो, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं तो ये समझिए आप कि देखो, कभी भी cos थीटा अगर लिखा है तो आप उसको cos थीटा को हटा देते हैं और वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। cos थीटा को हटाओगे तो डॉट आ जाता है, जबकि sin थीटा को हटाते हैं तो क्रॉस आ जाता है। तो यहां पर देखो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म टॉर्क का। आगे हम समझेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क, सारी चीजें। तो एकदम पेशेंस रखें और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, तो मान के चलो कि मैं फिर से यहां पर, तो ये तो हो गया मेरे पास टॉर्क। एक बार आप इसको देखना चाहते हैं तो देख लो, ये मेरे पास टॉर्क के लिए डेरिवेशन हो गया वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसमें अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस टॉर्क की डायरेक्शन वैसे तो आपको मेंशन नहीं करनी होती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि टॉर्क की डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से निकालते हैं। कैसे, जो तो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ना उसमें राइट हैंड रूल लगाते हैं। कैसे कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आप अपने सीधे हाथ की, राइट हैंड की पाम को रखेंगे, इतनी हथेली, और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमाएंगे। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि भाई देखो, पहला वेक्टर क्या है P वेक्टर, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती, तो इस डायरेक्शन में अपने जो है पाम रख ली। ठीक, चलिए इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने अपनी फिंगर को घुमाया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की साइड तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है इस साइड, तो मुझे अपने जो है हाथ को ऐसे घुमाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी उंगलियां तभी नीचे को मुड़ेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड साइड। तो इस तरह से आप देखेंगे तो थंब कहाँ जा रहा है, मेरा थंब जा रहा है अंदर। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, राइट हैंड रूल ये कहता है कि भाई राइट हैंड जो पाम रूल है वो ये कहता है कि देखो, अगर आप अपनी पाम को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे, सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा देंगे, तो जो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। क्लियर है, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन में रखता हूं पाम को, ठीक, और इसको घुमा देता हूं ऐसे, तो थंब जाएगा अंदर, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। नाउ अभी हम आ जाते हैं और इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम फील्ड को समझेंगे। तो वैसे अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आप डायरेक्ट इसको करें और उसके बाद में आपको ग्राफ से समझा, मतलब इससे समझा, फॉर मैक्सिमम टॉर्क फिगर से समझ लेते हैं अभी अपन। तो देखो टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90। तो देखिए जरा, तो टाउ इज इक्वल टू ये PE साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे क्या बचा PE। फॉर मिनिमम टॉर्क जो होता है वो दो केसेस में बनता है। मिनिमम टॉर्क देखिए जरा, तो मिनिमम टॉर्क के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, चलिए अभी 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट भी जान लेते हैं। तो देखो टाउ इज इक्वल टू PE साइन 0 लगा दोगे, PE साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा टॉर्क 0। ठीक, या फिर आप टाउ इज इक्वल टू PE साइन 180 लगा दोगे, साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू भी होती है 0, तो यहां पर टॉर्क हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई टॉर्क जो है दो केसेस में 0 हो रहा है। कौन कौन से केस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री और बन रहा है एंगल 180 डिग्री, तब। तो जरा सोच लेते हैं यहां पर इन दोनों केसेस को। लेट्स से ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वंस अगेन, और इसमें मैं एक डायपोल रख देता हूं। क्लियर नाउ, तो अभी अगर मैं डायपोल रख दूं इसमें 0 डिग्री पे, तो लेट्स से ये मेरे पास प्लस चार्ज हो गया,
और ये मेरे पास माइनस चार्ज हो गया। तो पहले तो ये बताओ आप इसमें एंगल कैसे समझोगे और कितना एंगल इसमें हो रहा है। ठीक, इसी तरह से मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे बना देता हूं। ये देखिए जरा, मैं यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बना देता हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। बट इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार इस वाले चार्ज को बोलूंगा प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और ये वाला चार्ज मैं बोल देता हूं कि ये माइनस चार्ज है। ठीक है, ये थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं इसको बोल देता हूं कि ये तो यहां पर जो ये रखा हुआ है ये है आपके पास, देखो जरा, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। ठीक है, अभी देखिए, तो आप मुझे बताओ कि दोनों केसेस में एंगल कितना कितना है। तो आप यहां पर पाएंगे कि एंगल हमेशा किस किस के बीच में होता है, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इस चीज पर बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं और सीखने वाली चीज इसमें यही होती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा, इसलिए कमेंट सेक्शन हमेशा भरा रहे। जितने बच्चे रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं वो जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। क्लियर, नाउ आगे हम इसमें देखते हैं। तो देखो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहां है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आप यहां पर लिखेंगे पी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है। तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन यहां पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो डायपोल मोमेंट है इस साइड नेगेटिव टू पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, तो एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों ही केसेस में, इसमें एक और जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ही केसेस में, क्या दोनों ही केसेस में इस पे जो टॉर्क है वो 0 है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या, देखिए जरा, तो जैसे मान के चलो कि भाई ये वाला चार्ज है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फोर्स लगाएगी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फोर्स लगाएगी, ये नहीं घूमेगा। हाँ, इस पे भी क्या होगा, देखो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फोर्स लगाएगी और इस पे नेगेटिव को यहां लगाएगी, लेकिन फिर भी ये घूमेगा तो नहीं, ये घूमेगा तो नहीं। बात क्लियर है ना? अभी आपको समझना है, अभी आपको समझना है कि दोनों ही केसेस में टॉर्क हो गया 0। मतलब डायपोल अगर सीधा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम पैरेलल है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इन दोनों कंडीशन में छोटा सा एक प्रॉब्लम है, या कहूं कि थोड़ा सा एक डिफरेंस है। क्या, कि अभी देखिए कि ये वाला जो डायपोल है ना, ये वाला जो डायपोल है 0 डिग्री वाला जो डायपोल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कैसे है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो डायपोल है आप देख रहे हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोला सर ये क्या होता है, तो मैं आपको इसको समझा देता हूं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल, वैसे तो हमने जिसको ऑलरेडी जो है 5th लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था काफ़ी डिटेल में और अच्छे से दबा के न्यूमेरिकल भी किए हुए थे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ पाया होगा, तो हम इसको 1 मिनट ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो ये हमने बनाया था भाई प्लस चार्ज और ये बनाया है माइनस चार्ज, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। देखिए अभी क्या होता है ना, अभी क्या होता है कि इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है कि भाई जब बॉडी जिस स्टेट में है हमेशा उसी स्टेट में रहे, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो डायपोल अगर ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से डायपोल अगर ऐसे रखा हुआ है और अगर ये हमेशा ऐसे ही रहे तो ये इक्विलिब्रियम में। तो हाँ, ये इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, ये भी नहीं घूमेगा और ये भी नहीं घूमेगा, लेकिन दोनों में से एक इक्विलिब्रियम स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर मैंने डायपोल को अपनी जगह से थोड़ा भी घुमाया या ज्यादा भी घुमा दिया तो डायपोल घूम के वापस अपनी जगह पे आएगा। स्टेबल में मैं इसको जगह से डिस्प्लेस करूंगा लेकिन ये वापस से अपनी जगह पे आएगा क्योंकि वो तो स्टेबल है, उसकी लाइफ में तो स्टेबिलिटी है। लेकिन अनस्टेबल में क्या होता है कि जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा ये दोबारा से घूम के नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मैंने ना इस डायपोल को, ये वाले डायपोल को हल्का से इसको ऊपर कर दिया, हल्का सा ऊपर, तो माइनस क्यू यहां और प्लस क्यू यहां। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ के माइनस को ऐसे खींच लेगी, ऐसे, और प्लस को ऐसे खींच लेगी, तो ये घूम के ऐसे हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा देगी और एक बार अगर ये घूम गया तो दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस लौट के नहीं आएगा खुद ब खुद। लेकिन आप यहां पर देखें, आप यहां पर देखें कि यहां पर आप देखें कि अगर मैं इसको डायपोल को दोबारा से ऊपर कर देता हूं, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज,
तो आप देखेंगे कि प्लस चार्ज फिर से इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस पे ऐसे ही, तो ये घूम के दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अलाइन कर देगी। तो इसका मतलब ये कैसा केस है कि अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करता भी हूं तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन इसको डिस्प्लेस करूंगा तो घूम के दोबारा से ऐसा का ऐसा ही नहीं हो पाएगा। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल है और ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल है। तो हमेशा याद रखिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कितना एंगल, स्टेबल के लिए एंगल 0 डिग्री पे जब डायपोल होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा, ये है 180 डिग्री पे। दोनों ही इक्विलिब्रियम है, अगर दोनों 0 पे रखा है या 180 पे तो डायपोल जो है मूव नहीं करेगा खुद से, लेकिन एक स्टेबल है कि अगर डिस्प्लेस किया तो दोबारा से वापस आ जाएगा, और एक अनस्टेबल है। क्लियर है? तो आपको यहां पर ये समझ में आया होगा। तो इस चीज को मैं एक बार आपको रीडिंग करा देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब डायपोल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो देन इट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, या फिर मैं इसको बोलूं इनिशियल इक्विलिब्रियम। ठीक ना? अभी देखिए, और अनस्टेबल में क्या है कि भाई इट डज नॉट रिटर्न बैक, ये रिटर्न बैक नहीं करता, तो हम इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और मैं यहां पर थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करना चाहूंगा, और वो चेंज क्या है आप यहां पर थोड़ा सा देख लें। वो चेंज है कि यहां पर मैंने ये UN लिखना भूल गया, तो मैं इसको यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कर दूंगा। क्लियर है नाउ? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इसके लिए थीटा कितना है स्टेबल के लिए 0 डिग्री, और इसके लिए थीटा कितना 180 डिग्री। क्लियर है नाउ? आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में कि भाई अगर क्या होगा, ये बड़ा पूछा जाता है कि डायपोल, अभी तक तो हमने पढ़ा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तब क्या होगा। तो यहां पर आप ये देखें कि मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, देखिए, हाँ ये सही, हमने पेन सेलेक्ट करी हुई है, देखिए। तो आप क्या पाएंगे कि भाई इस जगह पे ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे कि भाई ये जो डायपोल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। देखो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास में है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है। हाँ, और हम थोड़ी सी लाइन बना देते ताकि आपको क्लियर हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में, एकदम पास में है। तो ये देखो ये पास में, और ये देखो, और ये दूर है। तो इसका मतलब है ये डायपोल कैसे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप ये देखेंगे कि भाई देखो जो फोर्स है वो इस प्लस चार्ज पे अब ज्यादा लगेगा क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा, कम लगेगा क्योंकि ये कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अगर मैंने देखा कि भाई इस पे फोर्स लगा 10 न्यूटन का और ये वाले चार्ज पे माइनस चार्ज पे फोर्स लगा ये 6 न्यूटन का, तो हम देखेंगे दोनों 6 न्यूटन के फोर्स से तो क्या करेंगे, इसका 6 न्यूटन और इसका 6 न्यूटन मिलकर के टॉर्क लगाएगा। क्या करेगा, टॉर्क। हाँ, दोनों का इक्वल जो फोर्स मिलकर क्या करेगा, टॉर्क। जबकि इसका जो 4 न्यूटन है ये इसको आगे बढ़ाएगा। तो इसके पास दोनों मोशन होंगे, लीनियर मोशन भी और रोटेशन। तो 6 न्यूटन के फोर्स से तो घूमेगा ये, और 4 न्यूटन के फोर्स से आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस तरीके से घूमते हुए। बात समझ गए? ये घूमेगा 6 न्यूटन के फोर्स से और इस तरह से ये आगे भी बढ़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे इफ ए डायपोल इज केप्ट इन, इफ ए डायपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, if a dipole is kept in non-uniform electric field, then it will have both linear and rotational मोशन। क्लियर है नाउ? तो ये चीजें आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं और जेई वगैरह में इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर? चलिए इसमें एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2011 में पूछा हुआ है और एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं एक तरीके से। देखिए यहां लिखा हुआ है टू डायपोल
आर केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दो डायपोल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं एज शोन इन फिगर, ये फिगर दे दिया है। डायपोल मोमेंट ऑफ ईच वन इज पी, मतलब इसका डायपोल मोमेंट भी पी है और इसका डायपोल मोमेंट भी पी है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, दोनों का आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। ऑल्सो फाइंड टॉर्क ऑन रिजल्टेंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन प्लस एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, यहां मैं प्लस एक्स मान लेता हूं, यहां मैं माइनस एक्स मान लेता हूं, यहां प्लस वाई मान लेता हूं और यहां माइनस वाई मान लेता हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको ये पता कर लेना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। तो देखो सबसे पहली चीज आप ये समझो कि यहां पर जो डायपोल, ये देखो इसमें तो आपको फिर भी एंगल बता दिया है, हाँ एंगल नहीं बताता तो फिर क्या करते, तो आप समझो कि यहां पर एक्चुअल में एंगल तो उसको देना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि हम अपने मन से थोड़ी ना कुछ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू ये डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की, तो हमने इस साइड दिखाया, और नीचे भी माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू, तो इस तरह से ना ये 90 डिग्री तो बन ही रहा है, तो 30 डिग्री, और दैट मींस इसलिए जो एंगल कितना दिया है अप्रॉक्स 120 डिग्री। चलो, तो कभी भी हमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है तो हमेशा क्या करते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, देखो जरा, वही आप यहां पे लिख लें कि रिजल्टेंट वेक्टर, इसको मैंने दिया पी आर, मतलब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, तो आप यहां पे लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है भाई ए स्क्वायर, तो पहले वाले का पी प्लस दूसरे वाले का पी, क्योंकि दिया है ना डायपोल मोमेंट ऑफ ईच वन इज पी, इसके बाद प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 120, कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस 120। चलिए इसके बाद तो रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यहां पे cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो -1/2 इंटू 2p स्क्वायर, तो यहां पर हम देखेंगे रिजल्टेंट जो हो जाएगा दैट विल बी p ओनली। रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, p निकल के आएगा। हाँ, ये वाले p स्क्वायर से ये वाला p स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद p स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो p आ जाएगा रिजल्टेंट। चलिए, तो यहां पर जो आप देखेंगे कि जो रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी p वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मेरे पास ये दो, जैसे अगर मैं यहां पर देखूं कि एक ये डायपोल मोमेंट हो गया और ये डायपोल मोमेंट ये है ना ऊपर की साइड, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये एक ये हो गया, इसकी डायरेक्शन यहाँ, और माइनस क्यू से प्लस क्यू इसकी डायरेक्शन यहाँ, तो एक डायपोल मोमेंट ये, एक डायपोल मोमेंट ये। अब दोनों किसी चीज को बराबर फोर्स से खींचते हैं, कोई भी चीज दोनों बराबर फोर्स से खींचेंगे तो रिजल्टेंट कहां जाता है, हमेशा बीच में। तो रिजल्टेंट जो होगा चाहे ऊपर से देखें या नीचे से, यहां पे क्या होगा, बीच में आएगा ना। तो अगर इन दोनों के बीच में से जाएगा तो ये एंगल कितना हो गया, देखो जरा, ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, और अगर ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 30 डिग्री। बात समझ भाई? तो रिजल्टेंट के साथ एंगल देखना है ना हमें, तो रिजल्टेंट के साथ एंगल कितना बनेगा, रिजल्टेंट के साथ एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? तो क्योंकि ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस यहां है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, समझ गए? तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के साथ एक्स एक्सिस का जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है। तो यहां पर आप देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, किस किस के साथ, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, 30 डिग्री बिटवीन रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो आप यहां पर टॉर्क निकालेंगे तो ये हो जाएगा PE साइन 30 डिग्री, साइन 31/2 होता है, तो टाउ इज इक्वल टू PE/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से लिखना था। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन यही क्वेश्चन जब बच्चों को सामने आया होगा तो जो बच्चे सिर्फ इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए होंगे वो इस क्वेश्चन को फिर पता नहीं किस तरीके से ही करके आए होंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, और ये हो जाएगा। और बस इतनी सी बात याद रखें, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, क्योंकि आपका जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, इसके साथ साथ टेलीग्राम
ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस।